Hello and welcome to in today's session. Today's Ambedkar Jayanti. So important discussions starting from here on the basis of the Ambedkar Jayanti. अम्बेडकर को जानने वाले हमारे भाइयों और अम्बेडकर को जानने वाले पाठकों के लिए आज अम्बेडकर जयंती पर एक व्याख्यान लेके आए हुए हैं। बी आर अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता। कैसे? परिचय। बी आर अम्बेडकर आधुनिक भारत के सभी समाज सुधारकों, राजनीतिक विचारकों, आध्यात्मिक मार्गदर्शकों तथा उद्धारकर्ताओं में से महानतम थे। उन्हें आमतौर से बाबा साहब के नाम से जाना जाता था। असल में आधुनिक भारत की शुरुआत उनके द्वारा किए गए भारत देश के निर्माण और संविधान की रचना के साथ हुई। देश एक ही राजनीतिक डोर के साथ जरा भी बंधा रहा था तथा लोगों की समान संस्कृति, भाषा, आदत, चाल चलन, व्यवहार और पहचान के साथ गुथा रहा था। तो यह सिर्फ और सिर्फ बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया था। वह न केवल अपने समय के उच्च ख्याति प्राप्त विद्वान और बुद्धिजीवी थे, बल्कि वह एक बहुसांस्कृतिक लेखक, वक्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक स्वाधीनता के समर्थक भी थे। चूंकि संविधानवादी, वकील, व्यवस्थात्मक, राजनीतिक और दूरदर्शी भी थे, जिनमें भारत देश के भविष्य और तकदीर को आकार देने की क्षमता थी। एक दीन पृष्ठभूमि से उभरते हुए वह आजाद भारत के पहले कानून मंत्री तथा भारत के संविधान के पिता बने। इसी संविधान ने बाद में के समय में उथल पुथल भरे दौर और सबसे कठिन परिस्थितियों से आसानी से बाहर निकाला। उन्होंने धार्मिक कट्टरता की अभेद दीवार को तोड़ा तथा एक ऐसे देश की स्थापना की जहां कानून, स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा था। वह एक ऐसे दौर में जी रहे थे जब आदमियों के लिए आजादी के साथ सोचना संभव नहीं था। उस दौर में कोई स्वतंत्र सोच या स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं थी। दूसरे शब्दों में सोचने पर पाबंदी थी और निश्चित रूप से आम लोगों की मुख्य विशेषता नहीं थी। जो भी स्वतंत्रता पूर्वक बोलने का साहस करता, उसे बहिष्कार और यहाँ तक कि मृत्यु जैसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता। अभिव्यक्ति की अपरिहार्य स्वतंत्रता को निहित स्वार्थों द्वारा ठगा गया और आतंकित किया गया तथा उन स्वार्थों ने कभी भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आने दिया और इस मामले पर पूर्णतः स्थिति बनाए रखी। इस बुराई के ढांचे के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं था और आम भावना यही थी कि यदि वे ठीक है तो सब ठीक है। चालक वर्ग ने आम लोगों की अज्ञानता और भोले भाले स्वभाव का शोषण किया। ऐसी समस्या का डॉक्टर अम्बेडकर ने ठीक ढंग से पता लगाया और देश की राजनीतिक प्रणाली के साथ साथ सामाजिक प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए सामने आए। उन्होंने जाति भेदभावों, प्रशासनिक भ्रष्टाचारों और आपराधिक धमनियों की हर एक संभावना के खिलाफ लगातार लड़ाई की। उन्होंने समाज की सामाजिक व्यवस्था की मूल संरचना पर सवाल उठाया और एक ऐसे राजनीतिक तंत्र की हिमायत की जिसमें भूमि के कानून, लोगों की नागरिक स्वतंत्रता, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं, मानवाधिकारों और मानव गरिमा का सम्मान किया जा सके। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे जीवन बीच नहीं है, लेकिन भारत के शासी तत्वों का कानूनी रूप से लिखित दस्तावेज प्रदान करते हुए भारतीय समाज, भारतीय राजतंत्र को आकार देने का उनका योगदान तथा उनकी विरासत हमारे पास है। उनकी महानता ही उन्हें हमारे बीच सदैव जीवित रखेगी। जात व्यवस्था की पीड़ितों के खिलाफ अभिनायक के रूप में उनकी भूमिका तथा प्रचलित प्रथाओं पर सवाल उठाने की शक्ति के अन्यथा उपेक्षित लोगों को परिचित कराने में उनकी भूमिका का बामुश्किल से ही खंडन किया जा सकता है। यह अम्बेडकर ही थे जिन्होंने देश में सबसे पहली बार न केवल दकियानूसी प्रथाओं, कुसंस्कारों, अंधविश्वासों तथा मानवों के खिलाफ, मानवों के अमानवीय बर्ताव के खिलाफ क्रांति शुरू की, बल्कि हाशिए पर पड़े लोगों पर भी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। अत्याचारियों का सामना करने के लिए लोगों को शिक्षित बनने के लिए कहा गया। जन्म, माता और पिता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
भारत के महानतम व्यक्ति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल आज के ही दिन 1891 को मध्य प्रदेश के महू में महार जाति के एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पुरखों का घर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावड़े गांव में था। उनके पिता और दादा परदादा सभी सैनिक थे और उन्हें ब्रिटिश आर्मी में काम करने का सम्मान प्राप्त था। अंबेडकर सूबेदार मेजर रामजी शेखपाल और श्रीमती भीमाबाई अंबेडकर की 14वीं संतान थे। उनके पिता सैनिक होने के नाते नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति थे तथा उनकी मां एक धर्मपरायण महिला थी। इसीलिए बच्चे को तो स्वाभाविक रूप से बाल्यकाल से ही अनुशासित और लोकोपकारी होना ही था। पहले उनके पीछे यह कहावत युवा अंबेडकर के जीवन में सही साबित हुई थी। माता पिता का प्रभाव डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ना लाजमी था, जिन्होंने न केवल एक सामाजिक अनुशासित और जीवन जिया, लेकिन महज अंबेडकर 6 वर्ष के थे तभी बदकिस्मती से उनकी मां चल बसी। उनका राजनीतिक सफर 1920 के दशक में शुरू हुआ, जब उन्होंने भारत के दलित वर्गों के हित की रक्षा करने के लिए मूक नायक नामक मराठी साप्ताहिक अखबार प्रकाशित किया था। अछूतों की सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। उन्होंने ऊंची जातियों द्वारा शोषित लोगों के लिए एक अन्य मराठी अखबार बहिष्कृत भारत शुरू किया। इस अखबार ने उन सामाजिक कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाई और भारत में पहली बार सक्रियतावाद की शुरुआत की। इसके अलावा तालाब से पानी पीने के अछूतों के अधिकार के लिए आयोजित महान सत्याग्रह से लेकर मंदिर के भीतर प्रवेश करने के, अछूतों के अधिकार के लिए हुए कालाराम मंदिर सत्याग्रह तक डॉक्टर अंबेडकर ने दकियानूसी प्रथाओं के खिलाफ लोगों को संगठित किया तथा उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए लड़ाई लड़ी। 1932 में उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिस पर रामजे मैकनाल्ड उन्होंने लाबार्ड द्वारा दलित वर्गों को अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए थे। यहां तक कि इसके बाद भी अब जाति और अत्याचार के बुरे साये ने पीछा नहीं छोड़ा, किंतु व्यवस्था और हिंदुत्व के साथ अपने इस घिनौने अनुभव की वजह से 1935 में ला सम्मेलन में उन्होंने कुठा के साथ यह घोषणा की कि मैं एक हिंदू के रूप में पैदा तो हुआ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। बहरहाल 1956 में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसी वर्ष 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के चलते दिल्ली में अपनी अंतिम सांसें ली। अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाए जाने को उनके आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण माना जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आधुनिक भारत के निर्माता के बारे में बात करने का मतलब उस व्यक्ति के बारे में बात करना है जो अकेले ही भारत देश के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, या फिर यूं कहें कि वह एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी गैर मौजूदगी में राष्ट्र निर्माण की संपूर्ण मेहनत संभव नहीं हो सकती थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें प्रेम से बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, को मैं हमेशा से 20वीं सदी के सबसे पहले 6 दशकों के महानतम भारतीयों से मानता हूँ। 4 आधुनिक भारत के निर्माण में B.R. अम्बेडकर एक ऐसी शक्ति थे जो देश के निर्माण की टीम न केवल जागीर थे बल्कि निदेशक भी थे। के निर्माण वांछनीय कार्य को नहीं हो सका। ऐसा करने के क्रम में उन्हें मिली तो केवल सभी तरह की उलझने। अरब, यूरोप और मध्य एशिया के आक्रमणकारियों ने देश पर आक्रमण किया, देश को लूटा, लोगों का शोषण किया और वापस चले गए। उनमें से कई सक्षम प्रशासक थे, लेकिन वे यहाँ राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बाहरी शासक केवल अस्थायी उपनिवेश बसा सकता है, लेकिन राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सकता। ऐसा शासक लोगों का समर्थन और सम्मान, प्रेम व
लगाव से नहीं बल्कि भय और अवपीड़न से हासिल कर सकता है। कई ऐसे शासकों ने लोगों की इच्छा की परवाह किए बगैर अपने धर्म के नाम पर राष्ट्र को बचाने की कोशिश की। संप्रभुता, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और लोगों की सद्भावना के बिना निर्मित राज्य का कमजोर होना तय था। यह धर्म की स्वतंत्रता होती है जो राष्ट्र का वास्तविक आधार होती है, न कि धर्म का अधिरोपण। और जब एक राष्ट्र का निर्माण भय और अविपीड़न के आधार पर किया जाता है तब वह एक उपयुक्त राष्ट्र नहीं हो सकता। बहरहाल डॉक्टर अंबेडकर के आगमन के साथ एक नई शुरुआत हुई और देश को सभी बाधाओं से मुक्त कराने वाले पहले व्यक्ति बने। यह अंबेडकर ही थे जिन्होंने आज के समय में भारत संघ कहलाए जाने वाले राष्ट्र की स्थापना करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया। दूसरा, इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि नियम पुस्तिका के बिना राष्ट्र निर्माण की स्थापना अधूरी रहेगी। ऐसे में सवाल उठा कि भारत राष्ट्र को चलाने के लिए नियम पुस्तिका कौन बनाएगा? क्या नियम पुस्तिका के बिना राष्ट्र और सरकार को चलाना संभव है? नागरिकों के विभिन्न अधिकारों और स्वतंत्रताओं को राष्ट्र की शक्ति के साथ कैसे समायोजित किया जाए, एक ऐसा पेचीदा काम था कि अलग अलग नागरिकों और राष्ट्र की शक्ति के बीच टकराव लाजमी और अटल था। अंबेडकर न केवल एक उत्कृष्ट राजनीतिक विचारक बल्कि वह एक ऐसे मध्यस्थ और संविधानवादी भी थे जो इस मसले को अपने ज्ञान और समझ की मदद से सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा सकते थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि राष्ट्र का निर्माण अनुचित शक्ति और अविपीड़न को विकसित करेगा और हो सकता है कि वह आम नागरिकों के जीवन को नरक बताते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित कर दे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमेशा दलित वर्गों के लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। इसलिए उन्होंने नागरिकों के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थापित किया और राष्ट्र की अनुचित प्रगति और अशिष्ट व्यवहार पर लगाम लगाई। संविधान को राष्ट्र के शासी तत्वों के लिए कानूनी तौर पर लिखित दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए राष्ट्र के शासी तत्वों के लिए इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज को भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया और भारत के राष्ट्र को सौंपा गया था। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर को समुचित रूप से संविधान का पिता कहा जाता है। तीसरा, भारत राष्ट्र की स्थापना और राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान के निर्माण को डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी पूरा नहीं माना। वह जानते थे कि नागरिकों और लोगों के समर्थन के बिना एक राष्ट्र का नाकाम होना तय है। इस वजह से वह भारतीय समाज को पूरा आकार देने के लिए अटल रहे। उन्होंने कई प्रचलित प्रथाओं और परंपराओं, आदतों और शिष्टाचारों, भाषाओं और संस्कृतियों पर सवाल उठाए और भारत के समाज को फिर से आकार देने की कोशिश की। वह मानव की स्वतंत्रता की राह पर सभी प्रकार की बाधाओं से देश को मुक्त कराना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर भारत में लोगों की सामाजिक प्रगति और कल्याण के बारे में सकारात्मक रूप से सोचने वाले सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे। 1970 के दशक में जॉन रॉल्स ने जो कहा था उससे पूरी दुनिया सहमत हुई थी, लेकिन उससे पहले 1920 के दशक में डॉक्टर अम्बेडकर ने वही बात कही थी जो किसी ने उनकी नहीं सुनी थी। क्या है, जरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। लोगों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के में प्रबल भूमिका निभाई जिसका अंत किए जाने की जरूरत है। उन्होंने खुद को समझने तथा आत्म विचार की तार्किक व्याख्या में विश्वास करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने लोगों द्वारा कारण और जुनून के बीच के संघर्ष के फर्क को पहचानने को कहा। एक ऐसा समाज था जो अस्तित्व के विचार को महत्व दिए बिना धार्मिक कट्टरपन और धर्मांधता में डूबा हुआ हो, वह समाज अत्यंत कठिनाई में जीता है। और एक ऐसा समाज अपने खुद के विचार और मानसिक क्षमता का सम्मान करता है और वह बेहतर फैसले ले सकता है और इस प्रकार बेहतर आंदोलन कर सकता है। समूचा देश रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था के साथ चल रहा था तथा दूर दूर तक कारण के स्थान का कोई नामोनिशान नहीं था। ऐसी स्थिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आगे आए
और इस अंधे विश्वासों, कुसंस्कारों, दकियानूसी प्रथाओं, धर्म के नाम पर होने वाले विरोधों का उन्होंने बहिष्कार किया। अम्बेडकर भारत में लोगों की सामाजिक प्रगति और कल्याण के बारे में सकारात्मक रूप से सोचने वाले सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे। 1970 के दशक में जॉन रॉल्स ने जो कहा था उससे पूरी दुनिया सहमत हुई थी, लेकिन उससे पहले 1920 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो बात कही उससे कोई सहमत नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि समाज के सबसे निचले दर्जे के व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए और केवल इसी तरीके से सामाजिक न्याय के मूल विचार को साकार किया जा सकता है। लेकिन निहित स्वार्थों ने भारत में ऐसा नहीं होने दिया। सामाजिक न्याय का सिद्धांत यद्यपि मुख्य रूप से एक धार्मिक विषय है जो बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के विचार में यकीन रखता है, लेकिन भारत में धर्म में ऐसा कोई चलन नहीं देखा गया। ईसाई और मुस्लिम धर्मों में हालांकि सामाजिक न्याय को पवित्र कर्म और धार्मिक क्रियाकलाप माना जाता है। कई आधुनिक देशों और सरकारों ने इसे अपने राजनीतिक तंत्रों में भी अपनाया है। भारत में लोग अपने अंधे विश्वास के चलते पत्थर पर 50,000 लीटर दूध बहा सकते को दूध नहीं पी सकते, लेकिन भूखे लोगों को भोजन कराने को धार्मिक कर्म नहीं मानते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्लाइंडेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटॉलरेंस। यह कितने अफसोस की बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म की ऐसी भावना की जमकर आलोचना की थी जहां मानवों के साथ दोषपूर्ण कृत्य किए जाते हैं और उनका अपमान किया जाता है। उन्होंने कहा धर्म को मनुष्यों के लिए बनाया गया था, न कि मनुष्यों को धर्म के लिए। लिहाजा उन्होंने आम आदमी को अपने व देश के विकास और बेहतरी के लिए सोचने और कार्य करने की शक्ति दी। इस देश में कई विशेषज्ञ, विचारक और सुधारक आए, लेकिन कोई भी गरीबी, अनपढ़ों और अज्ञानियों और बेसहारा लोगों की दुर्दशा के बारे में सकारात्मक रूप से नहीं सोच सका। लेकिन अम्बेडकर ने भारत के संविधान में ऐसा लिखा जिसमें उन्होंने आम नागरिकों के मानवाधिकारों और मानव गरिमा की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए। भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भाग 3 में मौलिक अधिकारों का खंड था, जिसमें उन्होंने दलित और वंचित लोगों के लिए विशेष प्रावधान रखे हैं। उन्होंने संविधान में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुसार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, अस्पृश्यता का अधिकार अनुच्छेद 17, जीवन अधिकार 21, शिक्षा का अधिकार 21 का जैसे विशेष प्रावधानों को शामिल किया। यह उन्हें भारत का सबसे महत्वपूर्ण और आदरणीय मानवतावादी विचारक साबित करता है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के नागरिकों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रताओं के बारे में सोचने वाले पहले व्यक्ति थे। नागरिक स्वतंत्रताएं होती हैं जो एक समाज के सदस्य के रूप में नागरिक होने की अपनी हैसियत से रहती है। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने इन सभी स्वतंत्रताओं को संविधान में भारत के सभी नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया। उन्होंने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिकतम करने और देश की कार्यवाही को कम करने का बिंदु माना, ताकि देश में लोकतांत्रिक माहौल का निर्माण किया जा सके। फिर भी उनके अनुसार नागरिक स्वतंत्रता 3 महत्वपूर्ण स्वतंत्रता की ओर संकेत करती है, जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति एक मुनासिब सामाजिक जीवन का ज्ञापन नहीं कर सकता है। 1947 में जब देश को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, तब उनकी विदेश नीति में भी जबरदस्त सामर्थ्य और प्रभाव था। वह बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के बारे में हमेशा सावधान थे, लेकिन महाशक्तियों के संबंध में उनके विचार बाकियों से भिन्न थे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अम्बेडकर आधुनिक भारत के असली निर्माता थे। वह न केवल भारतीय संघ के रूप में आधुनिक भारतीय राष्ट्र के निर्माण में सहायक थे, बल्कि वह संविधान के मुख्य शिल्पकार भी थे। यदि किसी ने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक राजनीतिक रूप से देश को व्यवस्थित किया है, तो उसका श्रेय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाता है, जिन्होंने न केवल दलितों के हित की लगातार हिमायत की और देश की राजनीतिक और व्यवस्था में उनका उचित अधिकार
दिलवाया, बल्कि उन्होंने लोगों को सुरक्षा की भावना, पहचान और साथ ही शायद गरिमा भी दी। उन्होंने न केवल राष्ट्र की रूपरेखा तैयार की और निर्माण किया, बल्कि उन्होंने संगठन को चलाने का रोडमैप तैयार किया और हर एक नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के विषय में आवश्यक उपबंध भी किया है। इस प्रकार उन्होंने सरकार के लिए नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान करना तथा भेदभाव, धमकी और भ्रष्टाचार से दूर रहना अनिवार्य बना दिया। उसके लिए उन्होंने मौलिक अधिकार अध्याय की रचना की और सरकार की शक्ति को उपयुक्त आकार में विभाजित कर दिया। केंद्र राज्य के संबंध में उनके विचार काबिल तारीफे थे। सरकार की शक्ति के साथ व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के समायोजन का विचार न केवल संविधान की नव संगठित ड्राफ्टिंग समिति के समक्ष एक गंभीर समस्या थी, बल्कि आलोचना, मतभिन्नता और भारत राष्ट्र की उत्तरजीविता के लिए खतरे से भी मुक्त नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ, विशाल अनुभव और प्रबंधकीय कौशल के साथ सभी मतभेदों को ठीक कर दिया। आज दुनिया में उन्हें लोकतंत्र, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के साथ साथ उपेक्षित लोगों की आवाज के निशस्त्र योद्धा के रूप में याद करती है। लेकिन उनका ओहदा चाहे जो भी हो, उनकी मौजूदगी के बिना भारत जैसा आज के समय में पैसा नहीं होता जैसा और ऐसी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस लेख में इतना ही रखते हैं। अगले लेख में हम आपसे मिलते हैं।